हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। प्यारे फ्रेंड्स, आपने बेमानी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने हमारा इतने दिनों तक साथ दिया और अभी मैं आप लोगों के लिए आज नई कहानी लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारी कहानी का नाम है सीक्रेट घर जमाई और ये कहानी बड़े ही गजब होने वाली है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आज का एपिसोड जो मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं, हर कोई आज एक कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आज आपको ये नई कहानी है ये कैसी लगी है। तो दोस्तों, सभी को आज एक एक कमेंट जरूर से जरूर करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सीक्रेट घर जमाई। इंदौर के मैरिज रजिस्ट्रेशन ब्यूरो से बाहर निकलते वक्त समर भारद्वाज ने एक छोटे सी नोटबुक को हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके ऊपर उसने उठाकर सूरज की ओर देखा और बड़बड़ाया, ओह वाह, आज मेरी शादी हो ही गई। आज से मैं भी शादीशुदा हूं। वो अभी अभी अपनी शादी रजिस्टर करवाकर बाहर निकला था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आज आखिरकार शादी हो ही गई थी। वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी एक आवाज ने उसकी सारी खुशी को जैसे पानी सा फेर दिया। वो पीछे से आवाज आई, एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, 4 महीने में हम तलाक ले लेंगे। और ये सुनते ही समर के जैसे चेहरे के पूरे भाव बदल गए। उसकी खुशी के भाव एक पल में गुस्से में बदल गए। उसने गुस्से में झुंझलाते हुए मन ही मन कहा, ये क्या बकवास है, शादी के तुरंत बाद तलाक, क्या मजाक बना रखा है। और ये जो लड़की थी, ये कोई आम लड़की नहीं थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दूध जैसी गोरी त्वचा, परी जैसे नए नक्श और सुंदर और बारीक बोहे, जैसे चेरी के लाल होठ, उसकी चमकती आंखें मानो बात कर रही हो। उस लड़की ने एक लंबी सफेद ड्रेस पहन रखी थी। उसके लंबे भूरे बाल उसकी पूरी पीठ पर फैले हुए थे। उसका फिगर एकदम मॉडल जैसा था, पतली कमर, लंबा कद और उसका ये परफेक्ट फिगर लड़कों को उसकी ओर खींचने के लिए बहुत था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा अग्रवाल थी, इंदौर सिटी की नंबर 1 ब्यूटी और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ। कियारा अग्रवाल का नाम इंदौर के बड़े बड़े बिजनेस पर्संस के साथ लिया जाता था। वो बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती थी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ, बिजनेस क्वीन और ब्यूटी क्वीन जैसे खिताब उसके नाम थे। इंदौर के लगभग सभी लड़के और बिजनेसमैन उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। 3 साल पहले अग्रवाल इंडस्ट्रीज दिवालिया होने की कगार पर थी। तभी कियारा ने कंपनी की बागडोर संभाल ली थी। कंपनी के बागडोर अपने हाथों में लेते ही कियारा ने पूरी कंपनी की रूपरेखा बदल दी थी। उसने सबसे पहले नाकाम और भ्रष्ट लोगों को कंपनी से बाहर निकाला, नए व योग्य लोगों की भर्ती की और कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया था। आज वो कंपनी अरबों की वैल्यू की बन चुकी थी। उसके सामने जो खड़ा था वो समर भारद्वाज था। उसने जैसे ही कियारा की बात सुनी, उसने झट से कहा, कियारा, आप ये कैसे बातें कर रही हैं? और ये शादी आपके पापा के कहने पर हुई है। क्या आपको लगता है कि वो हमें तलाक लेने देंगे? लेकिन कियारा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समर भारद्वाज का बैकग्राउंड भी मामूली नहीं था। वो देश के सबसे अमीर परिवार भारद्वाज परिवार का बेटा था। भारद्वाज परिवार देश का सबसे अमीर परिवार था, जिसका टर्न और पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। बचपन से ही समर के माता पिता लापता हो गए थे, जिसके बाद वो अपने माँ बाप के होते हुए भी अनाथ बन गया था। तब धीरे धीरे जो दुश्मन उसके परिवार में मौजूद थे, उन्होंने समर को घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे ही जब वो घर से भागा तो भूख और गरीबी के चलते वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया था और धीरे धीरे उसने अपना एक ग्रुप भी बना लिया था, शैडो ग्रुप। शैडो ग्रुप का लीडर बनने के बाद ही समर धीरे धीरे शैडो किंग के नाम से मशहूर हो गया था। अब वो शैडो कॉन्टिनेंट में अंडरवर्ल्ड का बॉस था। हालांकि समर हमेशा देश से बाहर रहता था। उसने पहले कभी कियारा को नहीं देखा था, इसलिए दोनों के बीच कोई पर्सनल या भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं हुआ था। और 2 लोग ऐसे जिनके बीच कोई इमोशनल रिश्ता नहीं, ये तो होना ही था कि दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे। इसलिए शादी के तुरंत बाद कियारा समर से तलाक लेने की बात करने लगी थी। तभी कियारा अग्रवाल ने समर की ओर देखते हुए कहा, 4 महीने बाद, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हें तलाक दे ही दूंगी।
उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके चेहरे पर किसी का भी कोई इमोशनल भाव का नामो निशान तक नहीं था। समर भारद्वाज से शादी करने के लिए वो इसलिए राजी हुई थी क्योंकि उसके पापा उस पर दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उसके पिता समर की सच्चाई जानते थे और भारद्वाज परिवार से रिश्ता बनाना चाहते थे। अगर कियारा अग्रवाल इस शादी से इनकार करती तो उसके पापा उससे अग्रवाल इंडस्ट्रीज वापस ले लेते, और कियारा ने इतनी मुश्किल से कंपनी को दोबारा खड़ा किया था, तो इतनी आसानी से यह कंपनी अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने अभी के लिए अपने पापा की बात मान ली थी। हालांकि समर भी कुछ कम हैंडसम नहीं था। उसका चेहरा तो सुंदर था, लेकिन अगले उसने मैले कुचेले कपड़े और बड़ी बड़ी चप्पलें पहन रखी थी, जिसको देखकर ही उसकी फटेहाल हालत का पता चल रहा था। कियारा, जिसे साफ सफाई बहुत पसंद थी, उसके देखते ही पता चल रहा था कि वो समर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। उसका पति कम से कम एक अच्छा और सफाई रखने वाला इंसान तो होना ही चाहिए था। बात बस इतनी सी थी कि समर के पास सिर्फ एक सुंदर चेहरा था और कुछ भी नहीं। हालांकि यह पहली बार था जब कियारा अग्रवाल समर से मिली थी, लेकिन फिर भी वो एक ही नजर में समर की लाख कमियां गिनवा सकती थी। गंदा, स्मोकिंग करने वाला, आलसी और पता नहीं क्या क्या उसने उसके बारे में सोच लिया था। कियारा अग्रवाल की नजर में समर में कोई भी अच्छा और आकर्षक गुण उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था जो उसे अट्रैक्ट कर सके। वैसे भी जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसकी हर हरकत आपको जहर ही लगती है। कियारा ने समर की ओर देखा तक नहीं, अपने BMW में बैठी और इंजन चालू किया और समर को फुटपाथ पर अकेला छोड़कर चली गई। समर फुटपाथ पर अकेला रह गया था। उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उन दोनों की शादी अभी हुई थी और उसकी पत्नी अगले ही पल उसको अकेला छोड़कर चली गई थी। तभी वो अपने आप ही बड़बड़ाया, जाओ जाओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो अकेला वापस नहीं जा सकता? मैं बस से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो तो चली गई थी। अब वो बस स्टॉप की ओर चल दिया। थोड़े ही समय में बस भी आ गई। बस को देखते हुए समर ने एक सिक्का उछाला और फिर आलस से बस में चढ़ गया। वो बस के पीछे की ओर चला गया और खिड़की के पास आखिरी लाइन में एकमात्र खाली सीट के पास रुक गया। उस सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए उसके लड़की से कहा, हेलो मिस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो लड़की बहुत सुंदर थी, लगभग 23 या 24 साल की। उसका चेहरा भी बहुत आकर्षक था, सुंदर नाक, चमकदार आंखें और उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी। समर की बातें सुनकर उस लंबे वाले लड़की ने समर को एक बार देखा और फिर तुरंत उसकी ओर देखने लगी। उसने पूरी तरह से समर को इग्नोर कर दिया था। उस लड़की का नाम इरा महाजन था और वो समर द्वारा इस्तेमाल की गई पिकअप लाइन की आदी हो चुकी थी। लड़के हमेशा अपना यही तरीका अपनाते हैं। वो सभी उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। इसलिए जो लोग किसी कारण से उसके पास आते थे वो उनको ऐसे ही इग्नोर करती थी। तभी समर ने भौहें सिकोड़ ली और अपने आप से कहा, एक और नकचढ़ी लड़की। असल में समर को शैडो कॉन्टिनेंट की याद आने लगी थी। वहां भी सभी महिलाएं बहुत खुली हुई थी, जैसे उसके हैंडसम और निपुण व्यक्ति की एक नजर ही उनकी आत्मा को चुराने के लिए काफी थी। इंदौर आकर समर की मुलाकात दो खूबसूरत लड़कियों से हुई। एक तो उसकी पत्नी कियारा और दूसरी उसकी आंखों के सामने लंबे बालों वाली नकचढ़ी लड़की। हालांकि वो खूबसूरत थी, लेकिन उसका ये नकचढ़ा स्वभाव उसकी सुंदरता को क्रूरता में बदल दे रहा था। आह! वो एकदम से करहा उठी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे लगा कि जैसे उसके पेट में कोई सुइयां चुभ हो रहा है। उसे यह दर्द सहा नहीं गया और उसके मुंह से एक कराह निकल गई। तभी समर जो उसकी तरफ देख रहा था उसने चिंता में पूछा, हेलो मिस, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ईरा मुश्किल से इतना ही कह पाई, क्योंकि उसका माथा पसीने से लथपथ था। पहले से चमकदार आकर्षक चेहरे पर अब केवल दर्द भरा भाव दिखाई दे रहा था। समर ने ध्यान से देखा तो देखा कि उसकी आंखों के आसपास का हिस्सा थोड़ा भूरा था और उसके कान थोड़े पीले हो गए थे। उसे यह अपेंडिसाइटिस का लक्षण लग रहा था। तभी समर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मिस, क्या आपको अपेंडिक्स है? उसकी बात सुनकर ईरा हैरान हो गई। तभी उसने अपनी खूबसूरत आंखों से अपनी भौहें झपकाते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? उसके सुंदर चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी।
कल ही वो अस्पताल गई थी और डॉक्टर ने उसको बताया था कि उसे अपेंडिक्स है और डॉक्टर ने उसे उस ऑपरेशन के लिए अस्पताल में चेक इन करने की भी सलाह दी थी, लेकिन वो काम में बहुत बिजी थी। उसके पास ऑपरेशन के लिए टाइम ही नहीं था। अपने करियर के लिए इरा ने डॉक्टर की कुछ दवाइयां लिखवाई और जल्दी से काम पर चली गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दवा इतनी बेकार होगी और एक ही दिन में दर्द इतना ज्यादा होने लगेगा। मिस, ये लक्षण जो आपके आंखों में दिखाई दे रहे हैं, इसी से मुझे पता चला है कि आपको अपेंडिसाइटिस है। अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूं। समर ने इरा की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। उसने इरा के लक्षणों को बिल्कुल सही पहचान लिया था। उसका इलाज भी करना चाहता था। वो एक ऐसी खूबसूरत लड़की को तकलीफ में देख नहीं पा रहा था। ये एक अपराध था कि खूबसूरत लड़की जो बीमार है उसकी अच्छी तरह देखभाल की जानी चाहिए। समर की ईमानदार नजरों देखकर उसके होठ थोड़े से फूल गए। उसने अस्थायी रूप से उस पर भरोसा करने का फैसला किया और इरा ने कहा, ओके ठीक है, आप मेरा इलाज कैसे करेंगे? बेशक जिस कारण से उसने समर पर भरोसा किया था वो उसकी ईमानदार आंखों के अलावा इसलिए भी था क्योंकि उसने अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण बताए थे वो डॉक्टर द्वारा बताए गए लक्षणों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। चिंता मत करो, इसमें थोड़ा सा भी समय लगेगा, लेकिन मैं कर दूंगा, समर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। समर ने बिना समय गवाए अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाल ली और 9 नीडल्स ऑफ डेथ तकनीक अपनाते हुए उसने तुरंत वो सुइयां इरा की अपेंडिक्स के अंदर पॉइंट कर दिया। चूंकि एक्यूपंक्चर था, समर इरा के शरीर को यहाँ वहां छू रहा था। उसका शरीर वाकई परफेक्ट था। उसके पैरों की खूबसूरती देखकर ही समर को 99% रेटिंग दे सकता था। और उसके परफेक्ट न होने का एकमात्र कारण था कि उसने बदबूदार ये मोजे पहन रखे थे। जैसा कि उसने इरा की दूध जैसी गोरी टांगों को छुआ, उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी रुई की गुड़िया को छू रहा हो जो उसके हाथ लगाते ही टूट जाएगी। उसने मन ही मन कहा, वाह कितनी खूबसूरत है ये लड़की। वो लड़का तो खुशकिस्मत होगा जो इसका बॉयफ्रेंड बनेगा। इधर इरा भी सोच में पड़ गई थी। वो सोच रही थी, लगता है इस लड़के के मन में कुछ और ही चल रहा है। कहीं ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यह सोचते सोचते उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। कान भी थोड़े बिल्कुल गुलाबी जैसे हो गए थे। उसकी खूबसूरत पुतलियों में भी शर्म झुक गई थी। यह पहली बार था जब किसी लड़के को वो इतना करीब आई थी। उसे थोड़ा सुन्नपन सा महसूस हुआ। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कोई चीज उसके अंदर उछल कूद रही हो। तभी उसने कहा, हेलो मिस्टर, ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो जो करना है, मुझे अब दर्द सहा नहीं जा रहा है। जल्दी से इसे ठीक करो। वो इतना ही बोल पाए, पलकें दर्द से कांप रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि समर उसका इलाज कर पाएगा। वो पहले ही समर के मन ही मन को लफंगा मान चुकी थी। उसने सच में समर को गलत समझ लिया था। वो सही एक्यूपेंचर पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इरा को यहाँ वहां छूने की कोशिश कर रहा है। तभी समर ने हिचकिचाते हुए कहा, सो सॉरी, वो मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। और फिर मुस्कुराते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने धीरे धीरे सुइयों को एक्यूपेंचर पॉइंट में लगभग 1.5 इंच तक अंदर घुसा दिया और फिर रुकते हुए उसने सुई को धीरे से घुमाया। वो जानता था कि अपेंडिसाइटिस का दौरा ठंडा खाने खाने से होता है और इसलिए उसने सुई को इस तरह से घुमाया जिससे उसे शरीर को जो ऊर्जा मिल सके और मेरिडियंस को साफ किया जा सके। ठंड को दूर भगाने के लिए ब्लड फ्लो भी तेज किया जा सके। समर के एक्यूपेंचर पॉइंट के इलाज करने के बाद इरा के शरीर के अंदर जो ठंडक जम गई थी वो धीरे धीरे बाहर आ गई और उसका दर्द धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। इरा ने शर्माते हुए समर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर, अब मैं ठीक हूँ। वो दिल से उसको थैंक यू तो कह रही थी, लेकिन साथ ही साथ वो शर्मा भी रही थी क्योंकि यहाँ से समर ने उसको छुआ था और कोई भी लड़की शर्मा जाए। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। उसकी मासूमियत भरी मुस्कुराहट को देखकर उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। तभी समर ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, मिस, आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। लगता है आपको अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हुआ है। तभी इरा ने अपने थोड़ा सा शर्माते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा नाम इरा महाजन है, और आपका? समर ने अपने एक्यूपेंचर सुइयों को वापस अपने डब्बे में रखते हुए कहा, मैं समर हूं।
वैसे एक बात कहूं, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। ईरा ने मासूमियत के साथ धीरे से पूछा। वैसे आप क्या करते हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? उसको अब उसने अपने सामने बैठा हैंडसम सा लड़का अच्छे लगने लगे था। इतनी उम्र कम में समर की एक्यूपेंचर की समझ उसको इम्प्रेस कर रही थी। समर ने शर्म के मारे अपना सिर खुजाते हुए ईरा की बात का जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो बस एक बेरोजगार हूँ। उसकी आंखों में मासूमियत दिखाई दे रही थी। असल में समर अभी अभी इंदौर लौटा था, इसलिए उसे अभी कोई नौकरी भी नहीं मिली थी। उसने सच सच बता दिया था कि वो बेरोजगार है। ईरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए थैंक यू। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको कोई काम चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। समर को बिजनेस कार्ड दिया और तुरंत वो खड़ी हो गई। वो पहले ही उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां वो काम करती थी, इसलिए उसे वहां से उठना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए एक बार फिर समर की ओर देखा और कहा, थैंक यू वंस अगेन मिस्टर समर, मेरा स्टॉप आ गया है, मैं चलती हूँ। ईरा अभी भी उस हैंडसम लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका स्टॉप आ गया था। वो अपनी ड्यूटी के लिए लेट हो रही थी, इसलिए उसे उतर जाना चाहिए था। तभी समर ने उस बिजनेस कार्ड को देखा और वो चौंक गया। उस पर लिखा हुआ था, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, सेल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ईरा। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस खूबसूरत लड़के से वो मिला था वो किसी कंपनी में हायर पोस्ट पर रही होगी, और वो कोई छोटे मोटे पोस्ट नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर। समर ने ईरा का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और आंखें बंद करके बैठ गया। अब तक वो थोड़ा विचलित था। जाहिर है कि वो अपनी ही शादी को लेकर सदमे में था। 20 मिनट बाद जब वो अब निपानिया पैलेस पहुंचे तो समर खड़ा हुआ और बस उतर गया। और निपानिया पैलेस इंदौर शहर का सबसे आलीशान रिहायशी इलाका था। नाम से ही पता चल रहा था कि यहाँ शहर के कई मशहूर लोग, अमीर परिवार और एलीट प्रोफेशनल्स लोग रहते थे। ज्यादातर वहाँ 3 मंजिली प्राइवेट विला जिनमें इंपोर्टेंट फर्नीचर, पर्सनल गार्डन और स्विमिंग पूल भी थी। वहाँ कियारा अग्रवाल का भी एक विला था, विला नंबर 13। और जब समर आज इस शहर से वापस लौटा था तो उसके पास अभी रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो कियारा के साथ ही रहने के लिए उसके विला की तरफ आ गया था। हालांकि समर का परिवार इंडिया का सबसे अमीर परिवारों में से एक था, लेकिन उसके माता पिता के लापता हो जाने के बाद उसके परिवार ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। और आज भी उसके दादाजी न होते तो वो कभी भी वापस कियारा से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन उसका परिवार चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे उससे कोई लेना देना भी नहीं था। उसने उस मतलबी परिवार को वापस जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। समर अब कियारा के विला के बाहर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे वो अंदर गया, उसने देखा कियारा बहुत ध्यान से एक प्रोफेशनल बुक पढ़ रही थी। जब समर ने ध्यान से देखा तो पता चला कियारा जो बुक पढ़ रही थी वो ज्वेलरी और उसके प्रामाणिकता से रिलेटेड थी। हालांकि कियारा अग्रवाल घर पर थी, लेकिन उसने अभी भी अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो अभी भी अपने आउटफिट में ही थी और उसका सुंदर सा चेहरा ग्लोव की रोशनी में अलग ही चमक रहा था, बिल्कुल किसी डायमंड की तरह, भगवान की बनाई हुई अद्भुत मूर्त की तरह। उसका फिगर भी बहुत अच्छा था और पतली कमर, लंबी टांगे, हेण जैसी आंखें, जिससे नजर हटाना मुश्किल था। समर जानता था कि कियारा अग्रवाल का चेहरा और फिगर दोनों ही बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कियारा थोड़ी सी अकड़ी और घमंडी भी थी। लेकिन फिर भी समर ने हल्की मुस्कान के साथ कियारा से कहा, हनी, मैं वापस आ गया हूं। कियारा अग्रवाल ने उसकी बात सुनते ही अपनी किताब नीचे रख दी और उसकी ओर देखा। उसकी नजर इतनी रूखी थी जैसा वो किसी अजनबी को देख रही हो। जैसे समर को बहुत असहजता महसूस हुई। समर ने मन ही मन अपने आप से कहा, ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि हम शादीशुदा हैं तो मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं, तो मुझे ऐसे अजनबी की तरह देखने का क्या मतलब है तुम्हारा? तभी कियारा ने उसकी सोच को तोड़ते हुए कहा, मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है, तुम्हारा पहली मंजिल पर, और भूल कर भी कभी ऊपर मत आना। उसकी आवाज में वही रूखापन था जो उसकी नजरों में था। समर तुरंत समझ गया कि कियारा उसे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उसने अपने दिल में असंतोष को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा, हनी, हम तो मैरिड हैं, तो क्या हम एक साथ नहीं सो सकते? हमें एक साथ सोना चाहिए। और आज ये उसकी शादी का पहला दिन था और ये तो उन दोनों की सुहागरात थी। उनको आज तो साथ सोना ही चाहिए था। शादी किस लिए की थी? व्यापक रूप से देखा जाए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए भी, और फिर विशेष रूप से एक दूसरे का साथ निभाने के लिए।
पति पत्नी तो हमेशा एक साथ एक ही कमरे में रहते थे और ये हो कि दुनिया का सबसे बड़ा सच था। लेकिन अब समर अपनी बीवी की पहली रात के साथ दूसरे कमरे में सोने जा रही थी। इसलिए क्या मतलब था इसका? क्या वो एक साथ सोने से इनकार कर रही थी? तभी कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अगर तुम मेरे कमरे में आओगे तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। और ये कहते हुए ऊपर चली गई। उसने समर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। समर वो एक जगह पर खड़ा होकर अपनी जाती हुई बीवी की सिंदूर सूरत सी पीठ को देखता रहा। वो कियारा के लिए बिल्कुल अजनबी था। शादीशुदा होने के बावजूद भी कियारा को उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। साथ तक सोने की बात तो अलग, वो इसके बारे में सोचना भी बेकार समझती थी। यही कियारा ने अपने कमरे में जाते ही अपने पास एक कैंची रख ली, ताकि अगर समर भूल करके भी अगर ऊपर आ गया तो उसने हिम्मत भी कर ली तो कैंची उसके पेट में घुसो देगी। समर ने पहली मंजिल पर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। हालांकि कियारा एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन यह तभी मायने रखता था कि जब वो उसे पसंद करती हो। अगर वो उसे प्यार नहीं करती तो वो भी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो एक सनक चढ़ी लड़की के मुंह भी नहीं लगना चाहता था। अलग अलग सोना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो बस यही सोच सकता था कि उसने लकड़ी के टुकड़े से शादी कर ली। हालांकि समर अभी भी थोड़ा निराश और असहज महसूस कर रहा था। एक किंग के उदासी और हताश को कौन जान सकता है भला। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता लापता हो गए थे। उसके रिश्तेदारों को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसे परेशान किया करते थे, उसका मजाक भी उड़ाते थे, सिवाय उसके दादा के। उसके दादा हमेशा उसका साथ देते थे। 7-8 साल की उम्र में उसे एक रहस्यमयी और एक ऐसा बुजुर्ग जो विदेश लेकर गया था। फिर उसे मार्शल आर्ट और एक्यूप्रेशर कौशल सिखाया और यहाँ तक कि उसने शैडो ग्रुप नाम का एक ग्रुप भी बनाया। आखिरकार वो शैडो कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति साबित बन गया था और उसे शैडो किंग की उपाधि मिली, जिसे उसे उस कॉन्टिनेंट में अंडरवर्ल्ड का किंग माना गया। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसका जीवन अब बिल्कुल आरामपूर्ण और शांतिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सपना ही देख रहा था। वो लड़की जिसे उसके दादा ने मरने के पहले उससे शादी की थी, वो लड़की जो उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं रखती थी, और फीलिंग तो दूर की बात, वो तो उसे कोई अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी। समर ने अपने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि कमरा बहुत बड़ा है और पूरा कमरा इटालियन फर्नीचर से भरा हुआ था। सब कुछ अच्छी तरह से सजाया गया था। दीवार सफेद रंगों से रंगी हुई थी। किंग साइज लकड़ी का बिस्तर, बड़ी सी कपड़े और जूते रखने की अलमारी। इसके अलावा वहां एक कंप्यूटर भी था। कंप्यूटर, यह अच्छी बात है। वो इसके जरिए शैडो ग्रुप से संपर्क बनाए रख सकता था। उसने तुरंत कंप्यूटर चालू किया और पासवर्ड डाला। फिर एक सीक्रेट चैट रूम में पहुंच गया। चैट रूम में सबसे पहले तो कोई भी ऑनलाइन नहीं था, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी सी शैडो दिखाई दी। बाद में नीली आंखों वाली एक गोरी लड़की चैट रूम में ऑनलाइन दिखाई दी। ये एक विदेशी लड़की थी। उसकी नाक ऊंची थी, त्वचा गोरी और होठ लाल थे, और फिर एक मस्त बेस्ट शेप फिगर भी थी। उसकी एक नजर पाने के लिए कोई भी लड़का मर मिटने को तैयार हो सकता था। गोरी लड़की अपने होठ जीभ पर फिराते हुए मोहक ढंग से इंग्लिश में बोलने लगी। योर मैजेस्टी, द शैडो किंग, यू फाइनली कॉन्टैक्टेड मी, आई मिस यू सो मच। समर ने मुस्कुराते हुए फ्लुएंट इंग्लिश में पूछा, एलिस, इज एवरीवन इन द शैडो ग्रुप फाइन? एलिस शैडो ग्रुप की एक सबसे वफादार मेंबर थी, जिस पर समर आंखें बंद कर विश्वास करता था। एलिस ने एक निराश वाइफ की तरह शिकायत करते हुए कहा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है किंग। हमें समझ नहीं आ रहा कि आपने हमें बिना बताए ही शैडो कॉन्टिनेंट क्यों छोड़ दिया। मैंने सुना है कि आप घर लौट आए हैं, शादी कर लिए, क्या ये सच है? उसे लंबे समय से शैडो किंग पर क्रश था, लेकिन जब उसने शादी कर ली तो वो निराश हो गई। समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी एलिस, ये मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा थी, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। उसने एलिस को समझाया, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके लिए कैसा महसूस करती है। ये एक लड़की कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थी। वो न केवल मार्शल आर्ट में निपुण थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड भी अविश्वसनीय था। यह सुना गया था कि उसे टाइगर कॉन्टिनेंट के शाही परिवार में अगर वो किया गया था। वो शैडो किंग की सबसे वफादार फॉलोअर भी बन गई थी, क्योंकि उसने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। तभी एलिस ने समर से पूछा, क्या मैं आपकी पत्नी देख सकती हूँ?
मुझे हैरानी हो रही है कि वो कितनी सुंदर है कि वो हमारे शैडो किंग का दिल भी जीत सकती है। एलिस ने अपने होठ ऊपर उठाए। वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। कियारा अग्रवाल को देखना चाहती थी। समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, एलिस, वो पहले ही सो चुकी है। मैं तुम्हें किसी और दिन दिखाऊंगा, ओके? एलिस ने निराशा भरी आवाज में कहा। ओके, थैंक यू शैडो किंग। समर ने अब मुद्दे पर आते हुए पूछा, एलिस, क्या हाल ही में बाकी के 6 शैडो किंग के साथ कुछ चल रहा है? एलिस ने जवाब देते हुए कहा, डियर शैडो किंग, मैंने सुना है कि टाइगर किंग इंदौर गया है। मुझे लगता है कि वो आपके वहां आ रहा होगा। आपको सावधान रहना चाहिए। समर ने धीरे से कहा, टाइगर किंग पहले से ही इंदौर आ गया है? उसने आश्चर्य में भौहें सिकोड़ दी। पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट थे और हर कॉन्टिनेंट का एक किंग था। किंग उस कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था। समर शैडो कॉन्टिनेंट का किंग था और टाइगर किंग टाइगर कॉन्टिनेंट का किंग था। दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई और संघर्ष था। एक दूसरे के जाने दुश्मन थे। एलिस अपने होठों पर जीभ फिराते हुए मोहक ढंग से मुस्कुराई और बोली, डियर शैडो किंग, मैंने एक नई तकनीक सीखी है, क्या आप देखना चाहेंगे? एलिस हार मानने वालों में से नहीं थी। भले ही समर शादीशुदा हो, उसे उस औरत से समर को वापस जीत कर रहेगी। वीडियो चैट में एलिस का आकर्षक रूप देखकर समर का खून खोल उठा। लगभग उसके मुंह से हाँ निकल ही गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा। उसने एलिस को डांटते हुए कहा, लिटिल डेविल, अगली बार मैंने तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। समर ने जल्दी से कहा और तुरंत चैट बंद कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी एलिस की मनमोहक हंसी सुन रहा हो। वो एलिस के आकर्षण को अच्छी तरह से जानता था। अगर अब वो शैडो कॉन्टिनेंट में होता तो निश्चित रूप से आकर्षण में फंस जाता। समर ने अपने दिल की आग को दबाया और गर्म पानी से स्नान किया और बिस्तर पर चला गया। दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तभी नहाकर समर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, टाइगर किंग, तुम कहां भाग रहे हो? रुको। ये कहते हुए उसकी एकदम से आंखें खुली। नींद में ही बिस्तर पर वो उछलकर बाहर निकला और एक जोरदार पंच आगे की ओर मार दिया। धमाका। पंच पड़ते ही उसके सामने रखी ग्लास टेबल तुरंत ही लाखों टुकड़ों में बिखर गई। टेबल टेम्पर्ड ग्लास से बनी थी, 250 किलो का बल झेल रही थी, लेकिन टेबल के टूटने की आवाज से उसकी आंखें एकदम से खुल गई। समर ने टूटी हुई मेज को देखकर एक मुस्कान दी। वो भूल गया था कि अब वो शैडो कॉन्टिनेंट में नहीं था, वो इंदौर में आ गया था। टाइगर किंग उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो सपना देख रहा था कि टाइगर किंग उसको मारने के लिए आ गया है। सपने में टाइगर किंग चुपके से इंदौर में घुस आया और उसके बीच मौत की लड़ाई होने वाली थी। इसलिए उसने टाइगर किंग को एक पंच मारा था, लेकिन सपना होने के कारण उसका पंच टेबल को लगा और वो टूट गया। साथ ही उसका सपना भी टूट गया। वो होश में आ गया था। शर्म के मारे लाल होते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर सिर खुजाने लगा। अब जब उसको होश आया कि इंदौर में है तो उसने अपने आप से कहा, मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब मैं शैडो कॉन्टिनेंट नहीं इंदौर में हूँ। क्या यार? और ये कहते हुए उसने अपना सिर झटका और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। उसने बाहर का सूरज देखकर फुसफुसाते हुए कहा, वाह, सूरज पूरा चमक रहा है। लगता है मुझे ही उठने में देर हो गई। समर ने आंखें मूंदकर चमकते हुए सूरज को देखा और फिर जल्दी से वो घुमा और वॉशरूम की तरफ चला गया। वो फ्रेश होते हुए नहाया और कपड़े बदल कर तैयार हो गया। उस समय बाहर हॉल में कियारा अग्रवाल डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी। उसका नाश्ता बिल्कुल सिंपल था, बस फ्रेश फ्रूट और एक गिलास दूध। आमतौर पर एक हाउसकीपर माया उसके विला में रहती थी, लेकिन अब उसको कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो घर पर चली गई थी। इसलिए कियारा को ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट और दूध ले रही थी, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। कियारा अग्रवाल का चेहरा नाजुक और आकर्षक था। उसके लाल होठ उसे थोड़े चुलबुले और वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उधर समर भी अब बिल्कुल तैयार होकर बाहर निकला तो उसके पेट में भी गड़गड़ होने लगी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूदने लगे। वो खाने के लिए किचन की तरफ जाने लगा और किचन की तरफ जाते उसने देखा कियारा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई दूध पी रही थी। उसने किचन में जाकर देखा, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने यहाँ वहाँ फ्रिज में सब जगह देखा, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। उसने लगा तो दूध भी नहीं मिला। शायद वो लास्ट गिलास दूध का था जो कियारा ने पी लिया था।
घर में नौकरानी माया भी घर पर नहीं थी, इसलिए किसी से ग्रोसरी का सामान खरीदने वाला भी कोई नहीं था। सब कुछ खत्म हो चुका था। समर ने बाहर आकर कुछ खाने की सोची, बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब उसने अपनी जेब को छुआ तो उसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव झलक आया। क्योंकि अभी अभी वो इंदौर आया था, उसके पास जॉब भी नहीं थी, इसलिए उसके पास एक भी पैसा नहीं था। वो बिना किसी तैयारी के इंदौर आ गया था। वो किचन से बाहर निकला, डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने देखा कियारा दूध ही पी रही थी। उसने अजीब तरीके से अपने नाक को छुआ और कहा, हनी, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? सच कहूं तो उसको लिए एक महिला से पैसे उधार लेना भी अजीब था, खासकर जब वो उसकी पत्नी थी। कियारा ने घिन भरी नजरों से उसको देखा और नफरत भरे स्वर में बोली, तुम मेरा खाना खाते हो, मेरे घर पर रहते हो, यहाँ तक कि हमारी शादी का पूरा खर्च भी मैंने किया, फिर भी तुम मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? कियारा अग्रवाल ने भौहें सिकोड़ी और समर को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखें और विश्वास से भरी हुई नहीं थी। तभी उसने कहा, तुम भारद्वाज परिवार के वारिस हो, तुम्हारे के पास के अभी अरब से ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कियारा ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। समर ने उसकी बात पर ज्यादा बुरा नहीं माना और उसने फिर से बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहा, हनी, क्या तुम मुझे 100 रुपए उधार दे सकती हो? मैं तुम्हें कल 200 वापस कर दूंगा। समर को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। हाँ, समर भारद्वाज के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये समर का नहीं था और ये इससे कोई लेना देना भी नहीं था। इसलिए आज उसने केवल कियारा अग्रवाल से पैसे उधार मांगे, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। एक पैसा कभी कभी हीरो को भी धोखा दे सकता है, कभी कभी परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। कियारा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकती। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ जॉब ढूंढो। उसने समर को ठंडेपन से देखा और फिर खड़ी हुई और बाहर चली गई। उसके मन में एक ऐसे आलसी लोगों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं था, जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। कियारा को अभी भी काम पर जाना था और उसके पास इस आदमी के लिए कोई समय नहीं था। समर को उसकी बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मैं शैडो किंग हूँ, दुनिया मेरे नाम से डरती है, लेकिन ये लड़की बिना किसी बात के मुझे नीचा दिखा रही है। समर निराश हो गया था। फिर थोड़ी देर ऐसे निराश खड़े रहने के बाद उसने अपने आप से कहा, अरे यार, मैं तो ऐसे भूखे भी तो नहीं मर सकता, मुझे कोई ना कोई जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। समर वापस अपने रूम में गया और अपने कपड़े पहने और बाहर चला आया। लेकिन जॉब मिलना इतना आसान कहाँ था। कुछ कंपनियों में गया भी था वो पहले, लेकिन सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इंदौर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर और उसकी इकोनॉमी अच्छी थी, जनसंख्या भी अधिक थी और शहर में कई कंपनियां थी, लेकिन इन कंपनियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत सख्त था। उनके लिए कम से कम पीएचडी या फिर मास्टर्स ग्रेजुएट डिग्री तो जरूरी थी। आखिरकार उसे एक ऐसी कंपनी मिली जिसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक टेक्निकल कंपनी थी जो एम्प्लीकेट के 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगती थी। समर 1 दर्जन कंपनियों में गया, लेकिन उसको कभी भी कहीं भी जॉब नहीं मिली। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, लानत है, अगर शैडो ग्रुप में किसी को पता चल गया कि मुझे कोई कंपनी जॉब भी नहीं देने को तैयार, तो सभी के लिए मैं बचाक बनकर रह जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं किसी ने मेरे को देखा भी नहीं। उसे दिल ही खुशी महसूस भी हो रही थी। अरे बहुत गर्मी है, समर भारद्वाज ने खुद से कहा और सड़कों पर चल पड़ा। चिलचिलाती धूप में समर सड़कों पर जॉब ढूंढता जा रहा था। उसने नाश्ता भी नहीं किया था। अगर उसे जॉब नहीं मिली तो दोपहर का खाना भी नहीं खा पाएगा। तो तभी उसकी नजर वहां सामने 20 मंजिलों वाली एक ऊंची इमारत के नीचे एक लगे पोस्टर पर पड़ी। सेल्स के लिए लड़कों की जरूरत, उम्र 20 से 40 साल के बीच, स्वस्थ और अच्छे दिखने वाले, रहना खाना फ्री, बीमा और छुट्टी भी शामिल है। और जैसे उसने ये देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। ये विज्ञापन अग्रवाल इंडस्ट्री द्वारा पोस्ट किया गया था और ये इंदौर के भीतर एक बड़ी कॉरपोरेशन थी जिसकी कीमत कुछ 100 मिलियन की थी। समर ने उम्मीद भरी नजरों से बिल्डिंग को देखा और खुद से कहा, चलो इस कंपनी में एक बार किस्मत आजमाते हैं। समर ने थोड़ा मुस्कुराया और बिल्डिंग की ओर चल दिया। उसने विज्ञापन में देखा था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज ने बिल्डिंग में पहली तीसरी मंजिल ली और बाकी मंजिलें एक दूसरी कंपनियों को दे दी थी। समर 7 से 8 मीटर चला और पाया कि लाइन में 10 से ज्यादा लोग लगे हुए थे।
वो भी वहां जॉब के लिए आए थे। अगर किसी को वहां एक फॉर्म भरना था तो फिर इंटरव्यू के लिए कमरे में जाना था। उसने एक फॉर्म लिया, अपना नाम, उम्र, हाइट, बाकी इसकी सभी जरूरी जानकारियां लिख दी। वो फॉर्म भर ही रहा था तभी पीछे से एक मोटे आदमी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और आंख मारते हुए उससे पूछा, क्या भाई, तुम भी यहाँ कियारा अग्रवाल के लिए आए हो? समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उलझन में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तभी उस मोटे आदमी ने हैरानी भरी नजरों में समर को घूरते हुए कहा, भाई दिखावा बंद करो यार। कियारा अग्रवाल इंदौर की नंबर 1 ब्यूटी है। ज्यादातर लड़के उसकी वजह से यहाँ हैं। क्या तुम भी इसीलिए आए हो? मोटा आदमी उसे तिरस्कार से देखता रहा। उसे लगा कि समर बेईमानी कर रहा है। समर मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। कियारा अग्रवाल उसकी पत्नी थी। उसे उसके पीछे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो वास्तव में उसकी पत्नी की कंपनी ही है। दुश्मन अक्सर एक दूसरे के रास्ते में आते हैं। समर ने भौहें सिकोड़ी और जाना चाहा। वो अपनी पत्नी की कंपनी में काम नहीं करना चाहता था। अगर वो मिलते ही वाकई तो अजीब होता। तभी समर जाने ही वाला था, उसे एक मीठी सी साफ सुनाई दी। अगला नंबर 19, समर भारद्वाज। जब वो मोटे आदमी से बात कर रहा था तो पहले 10 लोग अपना इंटरव्यू खत्म कर चुके थे। अब उसकी बारी थी। एक सुंदर सी लड़की ने समर को इंटरव्यू रूम में आगे भेज दिया और जब वो कमरे में गया तो उसके एक हल्की सी खुशबू आई। उसने अपना सिर उठाया, देखा कि लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की उसे हैरानी से देख रही थी। दोनों ने एक साथ कहा, ये तुम हो? उनकी आंखें अविश्वास और कुछ उलझन से भरी हुई थी। लंबे बालों वाली लड़की इरा महाजन थी। इरा महाजन का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों पर लाले की एक प्यारी सी चमक दिखाई देने लगी थी। उसने शुरू में सोचा था कि दोनों फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी फिर मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किस्मत भी उनको मिलाना चाह रही हो। लेकिन जब उसने सोचा कि बस में ही क्या होता है तो वो अपनी अभी बात पर शर्मिंदा थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड जबान लड़की की तरह उसे जिसे अभी भी प्यार हुआ है। उसके सामने खड़े युवक के बारे में वो अच्छी धारणा थी। इरा ने एक लंबी सांस ली और अपने दिल में शर्म को दबाने की कोशिश की। उसने अपना मुंह खोला और समर से पूछा, क्या आप जॉब के लिए आए हैं? समर ने हैरानी से पूछा, हाँ, क्या आप इंटरव्यूअर हैं? इरा ने भी उसकी बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। मैं ही सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भर्ती के लिए इंटरव्यू ले रही हूँ। ओह, समर भारद्वाज ने सिर हिलाया और वो समझ गया। उसे अचानक ही वो बिजनेस कार्ड याद आ गया जो इरा महाजन ने उसे बस में दिया था। उस पर लिखा हुआ था अग्रवाल इंडस्ट्री सेल्स डिपार्टमेंट डायरेक्टर। वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भूल कैसे गया था और कैसे वो यहाँ पर आया नहीं था। तभी इरा ने समर का इंटरव्यू लेना शुरू किया। उसके लाल होठ थोड़े से खुले और उसने समर से सीधे पहला सवाल पूछ लिया, क्या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है? और जब उसने सवाल पूछने के लिए अपने नरम होठों को हिलाया तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो एक अट्रैक्टिव ऑरा बिखेर रही थी जिससे हर कोई उसे अट्रैक्शन फील कर रहा था। समर ने मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कोई भी काम बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। क्योंकि वो शैडो किंग था जिसका काम लोगों को मारना था, और लेकिन वो बहुत जल्दी कुछ सीख भी सकता था। जहां तक जॉब करने और किसी के अंडर काम करने की बात थी तो ये क्या बकवास, उसे जॉब करने की क्या जरूरत थी? इरा ने उसका जवाब सुनकर अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं। खैर, उसके खूबसूरत माथे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। अगर दूसरे लोग ऐसा कहते तो वो उन्हें भगा देती, लेकिन समर भारद्वाज बिल्कुल अलग था। उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। समर एक अच्छा इंसान था और बिना किसी लालच के उसने मदद भी की थी। इसलिए उसने समर को एक और मौका देते हुए अगला सवाल पूछा, कोई बात नहीं, आप ये बताओ, आप अग्रवाल इंडस्ट्री में जॉब क्यों करना चाहते हैं? समर ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से सीधा सीधा जवाब दिया, अपना पेट भरने के लिए। मैंने बाहर लगे पोस्टर पर देखा कि कंपनी जॉब के साथ खाना और रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर रही है, बस इसीलिए। ये कहते हुए उसने इरा के चेहरे के भाव देखे। वो अजीब नजरों से उसे घूर रही थी। उसको ऐसे घूरता हुआ देखकर समर ने मासूमियत से पूछा, क्या वो सच नहीं है? समर की बात सुनकर इरा हैरान रह गई। उसने समर को घूरना बंद किया और नीचे अपनी फाइल्स को देखते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बिल्कुल सच है।
और ये कहते हुए उसके मन ही मन अपने आप से कहा, तो ये यहाँ फ्री के खाने के चक्कर में आया है। फिर उसने थोड़ा सा सोचते हुए अगला सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो अग्रवाल इंडस्ट्रीज क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस चीज की डील करती है? समर भारद्वाज ने भौहें सिकोड़ ली। जहां तक उसे पता था, अग्रवाल इंडस्ट्रीज एक ज्वेलरी कंपनी है, इसलिए उसने सावधानी से इरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अग्रवाल इंडस्ट्री तो ज्वेलरी में डील करती है। इरा ने अपने सफेद माथे को थपथपाया, फिर आंखें घुमाई। उसके मन ही मन उसने सोचा, अरे ये पागल कहां से आए हो तुम? अग्रवाल इंडस्ट्री इंदौर की सबसे बड़ी और मशहूर ज्वेलरी कंपनी है, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसको अब समर से ज्यादा उम्मीदें नहीं रह गई थी। फिर भी उसने समर से अपना अगला सवाल पूछा, अच्छा अब ये बताइए, इंडिया में कौन से 4 प्रकार के नीलम सबसे ज्यादा डिमांड में है? ईरा ने अपने बालों को सहलाया और पेशेवर सवाल पूछते हुए नाजुक और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। हालांकि उसे समर पर क्रश था, लेकिन ये एक इंटरव्यू था। वो सेल्स डिपार्टमेंट की हेड थी और इस कंपनी के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी निभाती थी, इसलिए उसने यह सवाल पूछा था। अग्रवाल इंडस्ट्री एक ज्वेलरी की कंपनी थी जो मुख्य रूप से हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना और सोने की ज्वेलरी बनाती थी। अगर समर सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो चाहे ईरा उसके बारे में कितनी भी अच्छी धारणा क्यों ना हो, वो उसे जॉब पर नहीं रख पाएगी। इसलिए उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना भी नहीं था। चाहे उसको समर पर क्रश ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपने प्रोफेशन से धोखा नहीं कर पाएगी। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी। लेकिन समर के लिए बहुत सरल सवाल था। वो ईरा की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस में हल्के से मुस्कुराया और दुनिया के भर के ऑक्शन हाउस में घूमता था, ज्वेलरी और एंटीक चीजों पर डीपली स्टडी कर चुका था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए ईरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, इंडिया में 4 नीलम हैं, कश्मीरी नीलम, बर्मीज नीलम, सिलोन नीलम और ऑस्ट्रेलियन नीलम। उसका उत्तर सुनकर ईरा की आंखें चमक उठी। अब उसको समझ आ गया था कि उसके सामने बैठा लड़का नीलम को अच्छे से समझता है। नीलम अग्रवाल इंडस्ट्रीज का मेन प्रोडक्ट था। इसे न केवल देश और बल्कि विदेशों में भी बेचा जाता था। यह अच्छा सेल्समैन बनने के लिए इंसान को हर तरह के नीलम के अंदर से बाहर तक की जानकारी होना जरूरी भी था। तभी ईरा ने एक नीलम का टुकड़ा निकाला और समन के सामने रखते हुए पूछा, अच्छा ये देखो और बताओ कि ये कौन सा नीलम है? एक नजर में ही समर भारद्वाज ने नीलम के उस टुकड़े की क्वालिटी को पहचान लिया और उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ये सिलोन नीलम है। तभी ईरा के लाल होठ थोड़े से उठे और उसने अपना अगला सवाल पूछा, ये सिलोन नीलम क्यों है, कुछ और नहीं, क्यों नहीं? समर ने तुरंत अपनी बात का जवाब देते हुए कहा, ये 4 प्रसिद्ध नीलम में सिलोन नीलम श्रीलंका से आते हैं। हल्का सा मध्यम नीले रंग में आते हैं, जिसमें कुछ में ये ग्रे भी होते हैं। इसमें वही ग्रे कलर झलक रहा है। वहीं बर्मी नीलम म्यांमार से मोहक के क्षेत्र से आते हैं, गहरे शाही नीले रंग के जाने जाते हैं। कश्मीरी नीलम जो हमेशा कश्मीर के क्षेत्र से आते हैं, उसमें उत्कृष्ट स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई नीलम दूसरी और विभिन्न रंगों में आते हैं, जिसमें गहरे नीले रंग के साथ हरे रंग का मिश्रण भी होता है, इसलिए ये सिलोन नीलम है। कमरे में मौजूद लोग समर के जवाब सुनकर हैरान रह गए थे। ये आदमी नीलम के बारे में इतना जानता था और यहाँ तक कि इस कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे उनमें से भी कुछ लोगों को इतना पता भी नहीं था। उसका जवाब सुनकर ईरा अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक चमक दिखाई दी। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब पक्की हो गई। उसे लगा कि उसके सामने बैठा आदमी डेफिनेटली इस कंपनी को कुछ बड़ा करके देगा। उसे नीलम के बारे में इतनी बेहतर समझ थी। वाह! ईरा के मुंह से बात सुनकर समर ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसे काम मिल गया था। इसलिए दोपहर के खाने की प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। उसके लिए अब सबसे बड़ी उम्मीद एक अच्छा खाना खाना ही था। ईरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने साथ में बैठी खूबसूरत लड़की से कहा, प्राची, समर को सेल्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर कराने में मदद करो। इनको डिपार्टमेंट में इनके काम के बारे में सब समझा दो। ईरा अभी भी इंटरव्यू ले रही थी और इसलिए समर की जिम्मेदारी प्राची को दे दी थी। आमतौर पर जब भी किसी को हायर किया जाता तो काम शुरू करने के लिए 1 या 2 वर्किंग डेज लगते। ईरा जानती थी कि समर ने भी अभी कुछ खाया नहीं है, शायद इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। समर की मदद करने के लिए उसने पिछला दरवाजा खोल दिया और जिससे आज काम शुरू कर सके। प्राची देसाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी डायरेक्टर,
और समर को अपने साथ सेल्स डिपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर ले गई। ये वही लड़की थी जिसने समर को इंटरव्यू रूम में धकेला था और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। लड़की ये भी बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार और बेहद आकर्षक, और गोरी गोरी त्वचा। वो मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रही थी। उसने हल्के नीले रंग की स्कर्ट पहनी थी। स्कर्ट के नीचे बर्फ की तरह सफेद टांगे जो बेहद ही अट्रैक्टिव थी। समर बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इंडिया में बहुत सारी सुंदर लड़कियां थी, चाहे वो कियारा हो, इरा हो या उसके सामने प्राची देसाई। वे सभी टॉप पर थी और समर ने अपनी दिल में कहा, वो जानता था कि उसका भविष्य डेफिनेटली रंगीन होगा। तभी प्राची ने सैलरी और उसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, देखो, सेल्स डिपार्टमेंट की मंथली बेस सैलरी 8,000 रुपए है, जो प्रेजेंट से प्रभावित है। हम बुनियादी ESI बीमा और PF के साथ साथ साल के अंत में बोनस और डिविडेंड भी देते हैं। साथ ही आपके द्वारा बेचे गए ज्वेलरी पर आपको 5% कमीशन भी मिलेगा। 8,000 रुपए मासिक सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ये मत भूलिए साल के अंत में बोनस और डिविडेंड मिलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कमीशन। ज्यादा सैलरी पाने के लिए आपको अधिक ज्वेलरी बेचनी होगी, जो सेल्स डिपार्टमेंट का ही मोटिव है। जब प्राची ने अपनी बात खत्म की तो वो सेल्स डिपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे। कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट स्थान था और कंपनी सेल्स के उद्देश्य से ही प्रोडक्ट बनाती थी। प्रोडक्ट को बेचकर वे बड़ी मात्रा में लाभ, प्रॉफिट कमाते थे, और अगर चीजें नहीं बिकती तो लोग भूखे पेट ही रहते। प्राची ने कमरे में जो लोग एक दर्जनों से कहा, हेलो गाइस, ये समर भारद्वाज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे नए साथी। प्राची की बात सुनकर सभी ने छुटपुट तालियां बजाई और वापस अपने काम में लग गए। जाहिर है कि उन्होंने अपने नए कॉलेजियस समर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि उनको समर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी प्राची के सामने कहा, आई एम सॉरी, वो सभी बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। समर ने हाथ हिलाकर प्राची को चिंता न करने के लिए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब थोड़े दिन के साथ काम करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसे पता था कि वो बिल्कुल नया है। उसके सामने मौजूद ये जो दर्जन भर लोग थे, वो चाहे महिला हो या पुरुष, वो एक्सपीरियंस थे। नेचुरल सी बात है कि उन्हें अपने नए कर्मचारियों को अपने ग्रुप से बाहर रखना था। उन्हें डर था कि उनकी सेल्स हड़प लेंगे। तभी प्राची ने कहा, देखिए, आपका ये वर्क प्लेस है, वहाँ आपकी जो भी प्रोटोकॉल हैं वो उनसे खुद को आप देख ले। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। प्राची ने उसे 19 नंबर की डेस्क पर लेकर छोड़ दिया। वो एक सुंदर व्यक्तित्व के साथ वहां से चली गई थी। एक कंप्यूटर पर एक चाय का प्याला, अखबार और एक जगह वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसने देखा कि दूसरे सेल्स पर्सन कस्टमर की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें उनके पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस और हॉबीज शामिल थे। उनके प्रोडक्ट कस्टमर दोनों को जानना ज्वेलरी को आसानी से बेचने में मदद करेगा। बेशक कुछ सेल्स गर्ल्स कस्टमर को जीतने के लिए कभी कभी अपने आकर्षण का भी ध्यान रखती थी और उन कस्टमर को कुछ % लेस देती थी। क्योंकि समर तो एक बिल्कुल नया था, इसलिए उसके पास कोई कस्टमर नहीं था। वो केवल शुरुआत से ही शुरुआत कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी डेस्क के पास कुछ रखे डॉक्यूमेंट्स उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेजी से पढ़ा। उसे महज 10 मिनट में डिपार्टमेंट में होने वाली सभी काम याद हो गए। सेल्स डिपार्टमेंट का काम बहुत आसान था और सीधे शब्दों में कहे तो खाली ज्वेलरी ही बेचना था और कोई काम था नहीं। बेशक उच्च कीमत पर ज्वेलरी बेचना आसान नहीं था। आमतौर पर इसके 3 पहलू थे। पहला, ज्वेलरी की नेचर और फंक्शंस को समझना। दूसरा, कस्टमर की जरूरत और उनकी परचेजिंग पावर को समझना। तीसरा, बेहतरीन प्रोडक्ट और कस्टमर को सही से सही सेवा देना। इन सभी पहलुओं को हासिल करके उच्च कीमत पर ज्वेलरी बेचना बहुत मुश्किल नहीं था। अग्रवाल इंडस्ट्रीज ने उच्च श्रेणी के ज्वेलरी बेचे और जिनका लक्ष्य बड़े कस्टमर थे जो वेल्दी क्लास से थे। सबसे आम ज्वेलरी की कीमत लाखों रुपए में होती, जबकि सबसे महंगा ज्वेलरी करोड़ों और कई बिलियन का हो सकता था। तभी प्राची समर के पास आई और उसने कहा, दोपहर हो गई है, चलो मैं तुम्हें कैफेटेरिया में लेकर चलती हूँ। वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से झपका रही थी और विशेष रूप से अट्रैक्टिव थी। वो जानती थी कि लड़का आज जो काम पर आया है उसको कैफेटेरिया कहाँ है पता नहीं होगा। वो बताने के लिए आ गई थी। उसने डायरेक्टर ईजा महाजन की आंखों में जो देखा उसे ऐसा लगा कि वो इस लड़के को पहले से जानती है, क्योंकि ईरा ने समर को सौंप दिया था और इसलिए प्राची को निश्चित रूप से उसका ध्यान रखना ही था। इसके अलावा समर दिखने में भी हैंडसम था, इस वजह से उस पर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा था। एकमात्र कमी ये थी कि समर ने मैले कुचेले कपड़े पहने थे, जिससे वो आलसी और लापरवाह दिख रहा था।
तभी समर ने प्राची की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, मुझे बहुत भूख लगी है। वो अपने खाली पेट को छूते हुए खड़ा हो गया। ये लड़की अच्छी इंसान लग रही थी उसे न केवल ये बताया था कि कंपनी कैसे काम करती है, बल्कि उसे कैफेटेरिया में भी लेकर गई। समर को किसी तरह ये लड़की पसंद आ गई थी। अग्रवाल इंडस्ट्रीज की पहली मंजिल पर, और जो उसने केवल एक कैफेटेरिया था जिसमें 10 से ज्यादा खिड़कियां थी, जहां नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड और थाई फूड के साथ साथ और भी कई तरह के फूड मिलते थे। कैफेटेरिया में कदम रखते ही एक गंदा लापरवाह सा लड़का उत्साह से गुलाब के गुच्छे को लेकर प्राची और समर की ओर दौड़ता हुआ आया और उसने प्राची से पूछा, हाय प्राची, क्या तुम खाने पर आ रही हो? बेशक। ये प्राची के फ्लोर में से एक था। ये समझ में आता है कि सुंदर लड़कियों के पीछे ऐसे कई लड़के पड़े रहते हैं। तभी प्राची ने गुस्से में उस लड़के से कहा, प्रणव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। प्राची मुझे सिर्फ मेरे दोस्त कह सकते हैं, तुम नहीं। उस लड़के का नाम प्रणव था। प्राची के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो प्रणव को अपने सामने देखकर खुश नहीं थी। जाहिर है कि वो इस बदमिजाज लड़के से परेशान भी थी। तभी प्रणव ने अपने हाथ में पकड़े हुए गुलाब प्राची की तरफ बढ़ाते हुए एक्साइटमेंट में कहा, प्राची, ये गुलाब तुम्हारे लिए, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। वो लंबे समय से प्राची को पसंद करता था और आज आखिरकार उसने गुलाब के साथ प्राची को प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन प्राची ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे सीधे से मना करते हुए कहा, सॉरी, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। वो जानती थी कि प्रणव एक प्ले बॉय है। वो निश्चित रूप से इस तरह के आदमी के प्यार में नहीं पड़ेगी। वो एक अच्छी लड़की थी और जिम्मेदार और मैच्योर लड़कों को पसंद करती थी। प्रणव ने उसकी बात को सिर हिलाकर नकारते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो प्राची, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो मुझे जरूर पता होता। प्रणव और प्राची दोनों सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक दूसरे से हर रोज मिलते भी थे, लेकिन उसने कभी भी उसके बॉयफ्रेंड को देखा नहीं था। प्राची ने अपने बगल में खड़े समर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सीनियर भारद्वाज मेरे बॉयफ्रेंड है। प्राची ने समर को जानबूझकर सीनियर भारद्वाज नाम से पुकारा ताकि प्रणव हार मान ले। प्राची की बात सुनकर समर ने उसको घूर कर देखा और मन ही मन सोचा, अबे यार, ये मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही है? क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राची उसको ऐसे इस्तेमाल करेगी। लेकिन चूंकि उसे प्राची ने बहुत मदद की थी, इसलिए उसे अपना प्राची का एहसान वापस करने का मौका मिल गया था। उसको भी प्रणव का कुछ अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। वो इतनी खूबसूरत सी लड़की को एक बदसूरत मेंढक के कारण कैसे बर्बाद होने दे सकता था। तभी प्रणव ने समर को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, हे, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उसे पूरा यकीन था कि उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। वो कहां से आया था और उसने प्राची को उसे छीनने की हिम्मत कैसे की? समर ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम समर है और मेरा आज सेल्स डिपार्टमेंट में पहला दिन है। प्रणव ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा, समर, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? समर ने उसकी लापरवाही से देखते हुए कहा, तो कौन हो तुम? तुम कोई भी हो और मुझे इससे क्या लेना देना? ये कहते वो वहां से जाने लगा। प्रणव ने फिर उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, अरे सुनो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं, साथ ही तुम्हारा सीनियर भी, समझे तुम? आज वो किसी काम से कंपनी से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि समर सेल्स डिपार्टमेंट में आया है। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, सेल्स मैनेजर? क्योंकि उसने अभी अभी कंपनी के बारे में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की जांच की थी, इसलिए उसे पता था कि कंपनी में ज्यादातर कामों पर एक्टिंग डायरेक्टर इरा के अलावा मैनेजर ही होगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठा वो गंदा गंदा सा नौजवान मैनेजर था। कहावत सच थी कि लोग अपनी ताकत से दूसरों को धमकाते हैं, और प्रणव अभी भी यही कर रहा था। हालांकि समर डरने वाला नहीं था, वो तो भाई शैडो किंग था। तभी प्राची ने प्रणव से कहा, मिस्टर प्रणव, अगर आपको यहाँ कोई और काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। उसने प्रणव को वहां से भेजने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि उसके झूठ की वजह से कहीं समर मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन प्रणव ने एक और कोशिश करते हुए कहा, प्राची, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। प्राची ने भौहें सिकोड़ ली। ये देखकर कि अभी भी हार नहीं मान रहा है, उसने प्रणव की जिद को रोकने के लिए उसको एक बड़ा झटका देने का फैसला किया। वो समर के नजदीक गई
अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई और उसके एक गाल पर किस कर दिया। हालांकि यह सिर्फ एक नॉर्मल किस था, लेकिन फिर भी प्राची का चेहरा शर्म से रेड वाइन की तरह लाल हो गया था। उसका दिल उसके पेट से उड़ती तितलियों की तरह, पागलों की तरह धड़क रहा था। यह पहली बार था जब वो किसी लड़के से इतना करीब आई थी। समर कुछ बोल नहीं पाया कि वो क्या करे। उसने गाल को छुआ, हालांकि वो पूरी तरह से बदमाश था। फिर भी उसे अभी अभी मिले चुंबन से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। प्रणव ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए प्राची की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम प्राची। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सारा गुस्सा उसके चेहरे पर आ गया था। और प्राची को इतने टाइम से फॉलो करने के बाद भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाया था, और अब उसने इतनी आसानी से एक अजनबी को चुन लिया। प्रणव गुस्से में था, लेकिन प्रणव ने अपना गुस्सा प्राची पर निकालने की हिम्मत नहीं की। वो एकमात्र बलि का बकरा समर ही होगा। प्रणव ने समर को तिरस्कार से देखा और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम प्राची से दूर रहो। तुम्हारे जैसा आदमी प्राची जैसी खूबसूरत लड़की के लायक भी नहीं है। क्योंकि समर ने गंदे कपड़े पहने हुए थे, प्रणव ने अनुमान लगाया कि वो एक गरीब आदमी है। उसे बिल्कुल अलग है। एक सेल्स मैनेजर जो 20,000 से अधिक मंथली सैलरी ले रहा है, उसके मुकाबले सेल्स पर्सन तो गरीब ही होगा, क्योंकि उसकी सैलरी तो 8,000 थी। लेकिन समर ने प्रणव की बात पर हंसकर मजाक करते हुए कहा, प्रणव, जिस खूबसूरत लड़की की तुम बात कर रहे हो, उसने अभी अभी मुझे किस किया है। कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही? वो उसके मजे ले रहा था। तभी प्रणव ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दूंगा। उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी समर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर प्रणव का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने कहा, तुम्हें किडनी की समस्या है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। अपनी लाइफ को लेकर सावधान रहो, क्योंकि तुम जल्द ही नामर्द बन जाओगे। समर ने देखा कि प्रणव का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें गहरी हो रही थी, उसके पैर भारी हो गए, जो ये नपुंसकता के लक्षण थे। टीसीएस के अनुसार नपुंसकता किडनी की समस्याओं के कारण होने वाली कमी है। समर ने प्रणव को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का लड़कियों के साथ ज्यादा घूमता होगा, जिसने इसकी सेहत खराब कर दी। ये सभी समस्याएं पर्सनल थी। समर ने सब कुछ खुले में बोल दिया बिना कुछ सोचे। लेकिन चूंकि प्रणव उसे धमका रहा था, इसलिए उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। समर ने दोबारा दोहराते हुए कहा, तुम्हें इरेक्टाइल फंक्शन है प्रणव, तुम ऐसे मत करो। समर के दोबारा सबके सामने उसकी कमजोरी के बारे में कहे जाने पर प्रणव और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। आदमी के लिए बीमारी सबसे बड़ा डर होती है। बहुत ही अपमानजनक गुस्सा था। प्रणव ने अपनी इस सीक्रेट को सबके सामने रिवील होते हुए देखा तो उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, तुम अब मरोगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन समर को उसकी इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसने उसे मजाक उड़ाते हुए फिर कहा, प्राची, चलो लंच करते हैं। इस ढीले आदमी को अकेला छोड़ दो। वो प्रणव को एक नजर देखने के बाद प्राची के साथ कैफेटेरिया में एक नंबर काउंटर पर चला गया। तभी प्राची ने समर से माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर समर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गई। वो खुद समर का दोषी अपने आप को मान रही थी। वो जानती थी कि प्रणव सेल्स डिपार्टमेंट का हेड और जबकि समर अभी भी नया एम्प्लॉय था। अब तो उसने प्रणव को भी गुस्सा दिला दिया था। वो मुसीबत में पड़ ही जाएगा। लेकिन समर मुस्कुराया और उसने उसे कहा, चिंता मत करो, वो आदमी मुझे कुछ नहीं कहेगा, ना ही मुझे निकाल पाएगा। समर इस सुंदर सी लड़की की मदद करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसने अभी तक उसकी बहुत मदद की थी। वास्तव में प्रणव के पास कंपनी के सेल्स मैनेजर के रूप में कई अथॉरिटीज थी, लेकिन समर के पास उसकी वाइफ थी, जो कंपनी की सीईओ थी। वही उसको इतना भी मालूम था कि सेल्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर इरा भी प्रणव को ऐसा नहीं करने देगी। अगर प्रणव ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो वो उसे जरूर रोक देगी। प्राची देसाई ने थोड़ी सही पनीर और रोटी के साथ 2 कटोरी चावल भी ले लिए थे। हालांकि कंपनी में खाना फ्री मिलता था, लेकिन वो खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता था। जो कोई भी अच्छा खाना खाना चाहता तो उसे खरीद कर खाना पड़ता था। आज प्राची ने खाना इसलिए खरीदा था क्योंकि उसको समर पर तरस आ रहा था। हालांकि समर की भूख ने प्राची को वाकई में चौंका दिया था। समर ने न केवल दोनों का खाना खा लिया, बल्कि यहाँ तक कि उसने खुद ही 3 कटोरी चावल और भी खरीद कर खा लिए थे। 3 कटोरी चावल,
प्राची पूरे दिन में भी नहीं खा सकती थी। उसने हैरानी में मन ही मन कहा, यह लड़का इतना कैसे खा सकता है। प्राची देसाई ने इस सुंदर लड़के को बिना कुछ कही देखा और उसी ने समर और प्रणव के बीच हुई लड़ाई से परेशान भी हो रही थी। समर अपने पेट को छूते हुए खुशी से बड़बड़ाया, वाह क्या स्वादिष्ट खाना था। लेकिन जब उसने प्राची की तरफ देखा शर्मिंदा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की उसके बारे में क्या सोच रही होगी कि कोई ऐसे जानवरों की तरह खाना कैसे खा रहा है। वो अक्सर फाइट करता था और उसे ताकत के लिए बहुत सारा खाना खाना पड़ता था। इसके अलावा वो भूखा भी था क्योंकि उसने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए खाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। प्राची देसाई अपनी दो बड़ी बड़ी आंखों से समर को देखते हुए उसे चेतावनी देते हुए बोली, मिस्टर समर, चलो काम पर चलते हैं। तुम्हें प्रणव का ध्यान रखना होगा, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो बेचारी अभी भी चिंतित लग रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। और ऊपर सेल्स डिपार्टमेंट में वो लोग चले गए। उसने प्रणव की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रणव अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा और समर को यहां से निकाल देगा, या फिर वो समर को नहीं निकाल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर आज जरूर से जरूर करना।